9 अगस्त 2024 की सुबह इंडिया के कोलकाता से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झंझोरकर रख दिया। यह खबर एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के बारे में थी जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी। इस डॉक्टर का रेप और मर्डर एक सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर हुआ था जो कि बेहद चौंकाने वाला था। इस घटना का पर्दाफाश तब हुआ जब डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने सभी को दहला दिया क्योंकि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था बल्कि इससे भी कई ज्यादा भयानक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी और गला इतनी ताकत से दबाया गया था कि उसका थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया था। हत्या से पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी जिसके सबूत उसके शरीर पर कई निशानों से मिले। सबसे भयानक सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए, जिससे यह क्लियर हो गया कि यह केवल एक हत्या नहीं बल्कि रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर वह कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। जब आप सच से रूबरू होंगे तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी इस बेटी को इंसाफ दिलाना है तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर मोमिता जरूर लिखना। मोमिता एक जूनियर डॉक्टर थी जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। 8 अगस्त 2024 को मोमिता हमेशा की तरह अपनी नाइट शिफ्ट पर थी और अपने काम में व्यस्त थी। रात करीब 11 बजे उन्हें अपनी मां का फोन आया, जैसा कि हर रोज आता था। मोमिता की मां ने पूछा क्या उन्होंने खाना खा लिया है और उनकी तबीयत कैसी है। इसके जवाब में मोमिता ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और बस कुछ मरीजों को देखने जा रही है, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी मां से बात करने के बाद मोमिता मरीजों को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। सभी मरीजों की देखभाल और अपने काम को पूरा करने में उन्हें रात के 2 बज जाते हैं। इसके बाद वह अपने कॉलीग के साथ हॉस्पिटल में कैंटीन में बैठ जाती है जहाँ वो मिलकर खाना खाते हैं और कुछ बातचीत भी करते हैं। खाना खाते खाते और बातें करते करते रात के 3 बज जाते हैं और इस समय मोमिता को थोड़ी थकान महसूस होने लगती है। अपनी थकान को दूर करने के लिए वह हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगती है। मोमिता को आराम करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, लेकिन तब भी वह सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी अनयूजुअल था क्योंकि मोमिता कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी, इसलिए यह बात अनयूजुअल थी। सुबह की शिफ्ट शुरू होने से पहले एक हॉस्पिटल वर्कर सभी रूम्स की जांच कर रहा था। जब वह सेमिनार हॉल की जांच करने के लिए वहां पहुंचता है और गेट खोलता है तो उसके सामने एक भयानक दृश्य होता है। यह नजारा देखकर वह जोर से चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर मोमिता की नग्न बॉडी पड़ी हुई है, जिसके कुछ हिस्सों पर खून के निशान भी हैं। यह दृश्य वहां खड़े सभी लोगों के लिए एक गहरे सदमे जैसा था, खासकर अन्य महिला डॉक्टर और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा मंजर पहली बार देखा था, वह भी हॉस्पिटल के परिसर के अंदर। मोमिता की बॉडी देखकर आसपास खड़े सभी लोग उसे तुरंत एक ट्रेजर पर लिटा देते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी मदद कर सके। हालांकि डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत के बावजूद आखिरी कुछ घंटों के बाद मोमिता की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग इस मर्डर और रेप के मामले को एक नॉर्मल घटना की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो हॉस्पिटल की इमेज को बचा सकें। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। इन रिपोर्टों से यह साफ तौर पर पता चलता है कि मोमिता के साथ जबरदस्ती कुछ गलत करने की कोशिश की गई थी। जब मोमिता ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो हमलावर ने उसका गला घोट लिया, उसे बुरी तरह मारा और फिर उसका बलात्कार भी किया। इन सभी सबूतों के मिलने के बाद मामला पुलिस को सौंप दिया जाता है और पुलिस इस अपराधी को पकड़ने में जुट जाती है। सबसे पहले पुलिस उस अपराध स्थल पर ही जांच शुरू करती है जहां पर यह सब हुआ था। पुलिस को वहां से मोमिता के कुछ नेल्स और ब्लड सैंपल मिलते हैं, साथ ही एक ब्लूटूथ भी। यह मामला शायद और भी जल्दी सुलझ सकता था अगर उस मंजिल पर सीसीटीवी कैमरा होते, लेकिन दुर्भाग्य से सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। हालांकि जिस रास्ते से इस फ्लोर पर प्रवेश किया जाता है वहां कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस ने इन कैमरों की सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग की जाँच की ताकि पता चल सके कि इस समय के दौरान कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद यह सामने आता है कि कुछ 6 लोग इस फ्लोर पे आए और गए थे। इसके बाद पुलिस इन 6 लोगों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाती है, यह जानने के लिए कि वे उस समय क्या कर रहे थे और क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा।
पूछताछ के दौरान पुलिस उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करती है ताकि यह पता लगाया जा सके जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वह इनमें से किसका है। आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फोन से पेयर करते हैं तो अगली बार वह आसानी से उससे कनेक्ट हो जाता है। पुलिस की यह रणनीति आखिरकार सफल होती है क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड उन 6 लोगों में से एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय था जो कि सिविल वॉलंटियर्स के अंदर काम करता था और छोटे मोटे कामों में उसकी सहायता करता था। अब पुलिस को अपना पहला कातिल मिल चुका था और वे संजय रॉय से और भी सख्ती से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वह काफी नशे में था। इस दौरान पुलिस ने संजय का फोन चेक किया जिसमें उसे भारी मात्रा में पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला। इससे उनका शक यकीन में बदल गया कि संजय ही मौमिता के मर्डर का मुख्य आरोपी है। इसके बाद पुलिस संजय रॉय को और भी अधिक डराने लगी और आखिरकार डर के मारे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने ही मौमिता का रेप और हत्या की थी। यह पता चलते ही पुलिस वाले और भी सबूत इकट्ठा करने संजय रॉय के घर गए जहां उन्हें एक जूता मिला जिस पर खून जैसे धब्बे थे। पुलिस ने उसका सैंपल इकट्ठा कर लिया। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए मिले जो संजय ने उस दिन पहने थे क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। यह क्लियर हो गया कि संजय सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया तो वह बेहद नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले क्योंकि वह उस समय नशे में था। बाद में जब पुलिस ने उस जूते पर लगे खून के सैंपल की जांच करवाई तो वह भी मौमिता के खून से मेल खा गया जो उसके खिलाफ एक ठोस सबूत था। इन सभी रिपोर्टों और जानकारियों को एकत्रित करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय अत्यधिक नशे में था और रात 11 बजे के करीब अस्पताल में दाखिल हुआ था। संजय अक्सर उस अस्पताल में नाइट शिफ्ट किया करता था इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि कहां पर कैमरे लगे हैं। संजय आराम से अस्पताल के चौथे फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे अत्यधिक नशे की हालत में देखे वरना उसकी नौकरी पर खतरा आ सकता था। चौथे फ्लोर पर पहुंचते ही वह आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 3 बज चुके थे। तभी उसकी नजर मौमिता पर पड़ती है जो सेमिनार हॉल में आराम करने जा रही थी। मौमिता को अकेला देखकर संजय के इरादे बदलने लगते हैं। वह पहले काफी देर तक इस फ्लोर पर घूमता है ताकि इंश्योर कर सके कि कोई और वहाँ नहीं आ रहा है। जब उसे यकीन हो जाता है कि रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है और फिर 4:45 में वहां से बाहर निकलता है। और इन 45 मिनटों के दौरान मौमिता के साथ इस हैवान ने क्या किया होगा और कितने दर्द से गुजरी होगी यह सोचकर ही किसी का दिल कांप जाएगा। खासकर मौमिता के माता पिता का जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कितनी उम्मीदों के साथ सेक्रीफाइस करके उसे पढ़ने भेजा था। मौमिता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी इसलिए उनके लिए यह किसी गहरे सदमे से कम नहीं होगा। और दोस्तों यह मामला अभी तक सुलझा नहीं है। दोस्तों इस हत्यारे के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर जरूर करें जिससे यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। और इस केस से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।